गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे और उनके लिए जो ये डेली जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है दोस्तों। और आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। वीडियो को आपने अंत तक देखना है, आराम से देखना है, बतौर नोट करना है कॉपी में। ठीक है ना। क्योंकि मैं इसके साथ जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। और हमने एक टारगेट भी सेट किया कि भाई दिल्ली पुलिस में 30 आउट ऑफ 50 ठीक है कैसे नंबर लिए जाएँ जीके में से। ठीक है ना। मतलब मिनिमम जो नंबर हैं 30 कैसे लिए जाएँ दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 50। क्लियर है। तो उसके लिए हमारा ये सेशन चला हुआ है करंट अफेयर क्लासेस। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन था, मैंने कल पूछा था आपसे एक भी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बताना था। वो विश्व बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर। क्लियर है। वाशिंगटन डीसी के ही अंदर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसे से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मोस्टली उनका हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर मिलेगा। ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत एफएओ अक्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण हुआ? भाई एफएओ अक्षेत्रीय सम्मेलन 2020 हुआ है एशिया प्रशांत का, तो कौन से नंबर का हुआ है ये? वो है अभी 35th 35वें नंबर का ये जो सम्मेलन का संस्करण हुआ है। ठीक है ना। क्लियर है। अब उसके बाद बात करें एफएओ। एफएओ क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी प्रशांत जो एशियाई प्रशांत महाद्वीप के अंदर देश पड़ते हैं, ठीक है ना, तो उस उनका क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे हमें एग्रीकल्चर की सहायता से फूड को हमें वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके उसमें भाई ये एक वेबिनार था। ठीक है ना। वर्चुअल वर्चुअल जिसे बोलते हैं वर्चुअल सम्मेलन था जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सम्मेलन चला और 35th सम्मेलन था। ठीक है ना। और अब बात करें जो ये सम्मेलन था, ये अध्यक्षता किसने करी, कहाँ पर होया? भूटान के अंदर। ठीक है ना, जिसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। उसके बाद बात करें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किया रूप पुरुषोत्तम रूपाल जी ने। पुरुषोत्तम रूपाल जी हैं, पुरुषोत्तम रूपाल जी, जो कि करंट टाइम में हमारे कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं भाई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो उन्होंने भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया है इस समिट के अंदर जो कि 30वीं समिट था। ठीक है। अब एफएओ आया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 के अंदर रोम कैपिटल होती है इटली की, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट टाइम में क्यू डोंग्यू क्या है? करंट टाइम में हेड है भाई एफएओ के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भाई किस केंद्रीय मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फॉर द मतलब किस चीज़ के लिए कि भाई जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई ये जो इंग्लिश है वो ज़रूरी नहीं भाई सब कुछ, ये सब कुछ है स्टेटस डेवलपमेंट के लिए नहीं, स्टेटस ज़रूरी नहीं इंग्लिश से ही डेवलप होगा, परंतु इंग्लिश जो है ना लगभग जो है ना पूरे विश्व की जो वो में बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। ठीक है ना। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुए तो उसके बाद क्या हुआ था, पूरी दुनिया को एक हब चाहिए था। ठीक है ना। जैसे कि भारत और भारत से लगते जैसे कि देश हैं भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गया, तो जिन जिन देशों में बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है तो उनके जो लोगों को ना आसानी से दूसरे देशों में अमेरिका जैसे देशों में मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, मतलब रोज़गार मिल जाता है। ठीक है ना। क्लियर है। जबकि जैसे कि चाइना है, चाइना मतलब दूसरे देशों में जाकर अपनी पैठ जरूर बिठा रहा है, परंतु वहाँ के लोगों को दूसरे देशों में जाके इतनी नौकरियां नहीं मिल पाती क्योंकि चाइना के लोग क्या हैं उनको इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती। ठीक है ना। ये एक सच्चाई है।
जबकि भारत और बांग्लादेश ऐसे ये आसपास वाले देश हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, जो कि दूसरे देशों में जाके एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये रमेश पोखरियाल निशंक जी कौन है? दरअसल ये मानव संसाधन विकास मंत्री से इससे पहले, और अब क्या हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। पहले क्या था, ये शिक्षा मंत्रालय था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया इसका नाम। उसके बाद फिर अब क्या कर दिया, इस साल इसका नाम बदल गया, दोबारा से शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो भारत के करंट टाइम में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो इन्होंने ही क्या है, इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, इंग्लिश प्रो। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग SIAM का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अब SIAM के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा को क्या है, SIAM का अध्यक्ष बना दिया भाई, चीफ बना दिया। जिस SIAM की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। क्लियर है। अब इन्हें इस अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। और ये जो आपको विपिन सोंधी जी दिखाई दे रहे हैं थर्ड ऑप्शन में, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है भाई, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। इनको क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है विपिन सोंधी जी को। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे ये किसकी जगह पाए हैं। इन्होंने स्थान लिया है राजन बडेरा का। राजन बडेरा जी इससे पहले क्या थे, SIAM के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। जिसका जो स्थान ले लिया है अब किन्होंने, कैनिची, ठीक है ना, कैनिची करके। इनका नाम याद रखना, थोड़ा अटपटा है, कैनिची आयुकावा। क्लियर है। तो SIAM के उपाध्यक्ष मैंने बताया कौन बन गए हैं, विपिन सोंधी, जो थर्ड ऑप्शन में दिख रहे थे। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विंकेश गुलाटी को किसका नया अध्यक्ष बनाया गया? यानी किस कंपनी का या किस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है विंकेश गुलाटी को? तो इनको बनाया गया है फाडा, FADA का चीफ बना दिया गया है। किसे भाई? विंकेश गुलाटी को। अब ये फैडा क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है फेडा का, ठीक है ना। तो उसका इनको क्या है, अध्यक्ष बना दिया है। अब कुछ ऑप्शन और हैं दोस्तों, जैसे कि नाडा है। नाडा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो खेलों में जो डोपिंग जो हो जाती है उसको रोकने के लिए एजेंसी है, पूरे भारत में सबसे बड़ी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा भाई, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो विश्व लेवल पे जो एजेंसी है, जैसे कि जो ओलंपिक के गेम्स होते हैं, बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं, उनमें डोपिंग सिस्टम को रोकने के लिए क्या है, ये काम करती हैं ये एजेंसियाँ। क्लियर है, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी इयन बेल ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध किस खेल से था भाई? क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर हुए हैं इयन बेल, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जब खेलते थे दोस्तों, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हर साल दिसंबर महीने, नवंबर से दिसंबर महीने में एक इम्पोर्टेंट सीरीज होती है और एक फिक्स सीरीज होती है जिसका नाम है एसेज। एसेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ठीक है ना। तो एसेज 5 बार, 5 बार एसेज सीरीज जीती है इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के, जब ये क्या है, खेल रहे होते थे, ठीक है ना। उस टाइम क्या थे, ये इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे, जब क्या है 5 बार एसेज सीरीज जीती इंग्लैंड टीम ने, ठीक है ना। क्लियर है। ये जो एसेज सीरीज है, ये ज़बरदस्त सीरीज है दोस्तों, काफ़ी लंबे से समय से चली आ रही है, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होती है, ठीक है ना। काफ़ी कांटे की जो टक्कर होती है इसमें, ये टेस्ट जो मैच की सीरीज होती है, टेस्ट मैच जानते हो ना, जो 5 दिन के लिए होता है। क्लियर है। अब इनको क्या है, जो एसेज सीरीज में ही 2013 में क्या मिला था, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था इयन बेल को। 2013 की जो एसेज सीरीज थी, तो उनमें क्या है, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था इयन बेल को। और ये काफ़ी मतलब भारत के जैसे कि द्रविड़ है ना, तो इंग्लैंड के द्रविड़ मान के चलो, काफ़ी मतलब बेहतरीन खिलाड़ी थे ये क्रिकेट के इयन बेल जी,
जब ये मतलब बैटिंग करने आते थे ना, तो मतलब हमें भी क्या है, थोड़ी तकलीफ होती थी कि भाई ये बंदा अगर आउट हो गया तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करके है भाई इयन बेल के बारे में। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतम परीक्षण किया? तो किसने जो हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं उनके लिए एक स्क्रैम जेट जो तकनीक होती है उसका सफलतम परीक्षण किया है? तो किसने किया है? डीआरडीओ ने। भाई भारत जो है स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतम परीक्षण करने वाला देश बन गया है डीआरडीओ, ठीक है ना, अपना परचम लहरा दिया है दुनिया में, ठीक है ना। इसमें क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए ये स्क्रैम जेट तकनीक होती है। अब ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं वो कौन सी होती हैं भाई? दरअसल जो साउंड की जो ध्वनि है ना, उसकी 6 टाइम अगर स्पीड होती है ना, जो ध्वनि की जो स्पीड होती है 1200 कुछ करके, 1200 किलोमीटर कुछ करके, ठीक है ना, उसका 6 गुना अगर एक किलोमीटर के हिसाब से लेके चले, 6 गुना अगर कोई जो मिसाइल है स्पीड से तेजी से मतलब वार करती है, जाती है अंतरिक्ष में, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। और अगर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 6,000 के बीच में अगर स्पीड है तो उस मिसाइल को हाइपरसोनिक नहीं सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल। और 6,000 क्रॉस कर गई, 6,000 से ज़्यादा, तो वो कौन सी मिसाइल हो जाएगी? हाइपरसोनिक मिसाइल। तो भारत भी क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण करने वाला देश बन गया है, और ये चौथे नंबर का देश बना है भाई, ठीक है ना। चौथे नंबर का कैसे? क्योंकि पहले नंबर पे है अमेरिका, यूएसए, उसके बाद रशिया और चीन, और चीन के बाद दुनिया का चौथा नंबर का देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल का जो स्क्रैम जेट जो तकनीक है उसका सफलतम परीक्षण किया है, ठीक है ना। और ये किसकी सहायता से किया है? ये जो है ना, ये जो मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है सुपरसोनिक मिसाइल का, इसका नाम भी है, क्या नाम है? HSTDV, HSTDV, जिसका मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स। तो चौथा देश बन गया भारत इस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो ये स्क्रैम जेट नामक एक तकनीक को सफलतम परीक्षण करने वाला, ठीक है। अब डीआरडीओ की सहायता से किया है, तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर, और जी सतीश रेड्डी करंट टाइम में क्या है? हेड हैं डीआरडीओ के, ठीक है। और डीआरडीओ का काम क्या होता है? भारत में हथियारों को बनाने का नॉर्मली, ठीक है ना, आधुनिक हथियारों का निर्माण करने का, ठीक है। और अंतरिक्ष से रिलेटेड एजेंसी कौन सी है? इसरो। क्लियर है। उसके बाद बात करें, ये जो मिसाइल है इसका जो सफलतम परीक्षण किया गया है तो वो कहाँ से किया गया है? वो किया गया है जो उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप था ना, उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया था, ठीक है ना। तो उसी के कॉम्प्लेक्स से क्या है, इसका क्या किया गया है? सफलतम परीक्षण किया गया है। क्लियर है। किसका भाई? जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल का जो ये स्क्रैम जेट जो इन वो है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये एक मतलब एक परचम लहराया है इंडिया ने, ठीक है ना, पूरी दुनिया के अंदर, और चौथा देश बन गया भाई अमेरिका, रशिया और चीन के बाद। क्लियर है। तो उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं भाई? ये मनाया गया है 8 सितंबर को। कब भाई? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दरअसल पूरी दुनिया में जो एजुकेशन को क्या है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। एक भाई एजुकेशन अगर आप पा लेते हो तो आपको क्या कुछ हासिल होगा अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, ठीक है ना। तो 8 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब इसकी थीम भी रखी गई थी, तो थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थीम रखी गई थी भाई लिटरेसी, एक मिनट, लिटरेसी टेक टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ये थीम है भाई, पूछ ले जाती एग्जाम में, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इसकी थीम है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है, वो जो लिटरेसी डे है, ये
किसने मनाया जाना स्टार्ट हुआ किया था? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा 1966 में सबसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना। और यूनेस्को ने अनाउंसमेंट किया था कि आपने क्या करना है, ये जो मनाना है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सेक्सुअल जो लिटरेसी डे। कब? हर साल 8 सितंबर को। अब यूनेस्को के बारे में जानेंगे। यूनेस्को एक बहुत बड़ी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है ना। क्लियर है। ऑड्रे ओजले यहाँ के करंट टाइम में चीफ हैं यूनेस्को के। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने द स्टेट्स ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो एक रिपोर्ट जारी की है, किस नाम से? द स्टेट्स ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट। तो उसको किसने जारी किया है? हमारे जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी ने। एम वेंकैया नायडू जी ने क्या है, इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब इस रिपोर्ट में क्या था दोस्तों? इस रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य पोषण को लेकर यह रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है भाई। देश के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है या पोषण उनको कैसा मिले, तो उस बेस पे ये एक ऐसी रिपोर्ट थी, ठीक है ना। अब इसमें कुछ मतलब महत्वपूर्ण आंकड़े भी आए हैं, उनको जान लो। अभी भारत के अंदर 21% ऐसे बच्चे हैं जो किसका शिकार हैं? कुपोषण नामक बीमारी का शिकार हैं, ठीक है ना। कुपोषण बीमारी का शिकार है, ठीक है ना। कुपोषण बीमारी से क्या होता है, मतलब हो जाता है कि भाई जो उसका जो शारीरिक जो विकास है वो नहीं हो पाता कुपोषण बीमारी के कारण। तो 21% बच्चे जो हैं 6 साल की उम्र के, पूरे इंडिया के अंदर 6 साल की उम्र है इनकी, तो 6 साल की उम्र के 21% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार है भारत के अंदर। और 36% बच्चे ऐसे हैं जो कम वजन का शिकार है, जिनका वजन ही नहीं बढ़ता, ठीक है ना, तो कम वजन का शिकार है। और 38% ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से, जिनका क्या है, टीकाकरण नहीं हो पाता, ठीक है ना, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है ना। जो 5-6 साल तक की उम्र के बच्चे को जो वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है ना, टीकाकरण दिया जाता है, चाहे वो पोलियो का हो गया या कुछ का होगा, ठीक है ना। चलिए, तो उनका अच्छे से टीकाकरण नहीं हो पाता 38% ऐसे बच्चे। तो ये कुछ आंकड़े जो जारी किए हैं एम वेंकैया नायडू जी ने। एम वेंकैया नायडू जी कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति ही कौन होता है दोस्तों? जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो हमारा सदन है, ठीक है ना, जिसे हम स्थायी सदन बोलते हैं, उसका जो सभापति या पदेनाध्यक्ष, एक ही होता है, सभापति या पदेनाध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा का जो पदेनाध्यक्ष या सभापति कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी हेल्पलाइन जारी की? तो भाई जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसने एक हेल्पलाइन जारी की है, किस नाम से? किरण। किरण उसका नाम है, किरण नाम से एक हेल्पलाइन जारी की है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो किरण नाम है हेल्पलाइन है, इसका काम क्या है। दरअसल यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है भाई। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि सुशांत राजपूत केस हुआ, उन्होंने मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ चल रहे थे, ठीक है ना, मानसिक रूप से क्या थे, वो तनाव में चल रहे थे, डिप्रेशन में चल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, यूथ या सब मतलब जो मिला के कुछ भी है, किसान भी आगे, हर जो व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है पूरे इंडिया के अंदर, उनके अंदर एक हेल्पलाइन जारी की गई है कि भाई आप अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो आप हमसे थोड़ी देर बात करें, हम क्या है, आपको एक बेटर जो सुझाव है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक बेटर डिसीजन ले सकें, कुछ गलत अटेम्प्ट ना करें, जैसे कि सुसाइड हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मानसिक स्वास्थ्य के जैसे कि बहुत सारे ये, ठीक है ना, स्वास्थ्य के ऊपर तो पूरी मतलब जो दुनिया ध्यान देती है, परंतु बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनमें ऐसी ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, जो अब भारत में लेके आए हैं ऐसी मुहिम, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ाई करने वाले जो युवा हैं, वो जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो जो अटेम्प्ट कर लेते हैं सुसाइड, अपनी जान दे देते हैं, ठीक है ना, और ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो ज़िंदगी से हार जो जाते हैं उन्हीं को मानसिक स्वास्थ्य रूप से ये स्ट्रॉन्ग बनाने के, मजबूत बनाने के लिए हेल्पलाइन जारी की है। और इस हेल्पलाइन के लिए नाम रखा है इसका किरण। और इस हेल्पलाइन में एक नंबर दिया गया है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, 1800 500
0019, ठीक है ना। ये इसका क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। इसके तहत आप क्या कर सकते हो, ये फ़ोन नंबर मिला के आप जो अगर आज मानसिक रूप से क्या है आश्वस्त चले हो, तो ये जो इस नंबर पे आपको क्या है डायरेक्ट बहुत बड़े बड़े साइकाइट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक मिलेंगे जो आपके जो मन को शांत करेंगे और अच्छी गाइडलाइन देंगे आपको अपनी आपकी ज़िंदगी में। क्लियर है। तो आप नोट कर सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो ये नंबर है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो जो ये हमारे जो ये मंत्री आए हैं कौन से भाई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। क्लियर, प्रेजेंट टाइम है दावर चंद गहलोत। दावर चंद गहलोत कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, दावर चंद गहलोत। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विजय रथ को रवाना किया। तो भाई कोविड-19 विजय रथ को रवाना किया है, जो क्या है लोगों को अवेयर करेगा, ठीक है ना। तो वो किसने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो विजय रूपाणी। विजय रूपाणी क्या है, गुजरात राज्य के क्या हैं प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस कोविड-19 विजय रथ को क्या है रवाना किया है। क्लियर। ये पूरे गुजरात का चक्कर लगाया हुआ गुजरात के अंदर, ठीक है ना, जो क्या है जागरूक करेगा लोगों को, वो उनके घर घर जाकर मतलब जो उनकी गलियों में जाकर कि भी आपको कोविड-19 से कैसे निपटना है, सीख, ठीक है ना। आपको मानसिक रूप से डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मानसिक जो जो अस्वस्थ होकर क्या हो रहे हैं, मतलब उनमें बेचैनी छा जा रही है कि भाई जो कोविड-19 जो महामारी है जो फैली हुई है पूरी दुनिया में, वो हमें भी चपेट में ना ले ले ऐसे करके, ठीक है ना। तो डिप्रेशन का शिकार हो रखे हैं। तो विजय रूपाणी जी ने इस रथ को रवाना किया है। अब विजय रूपाणी जी क्या है, गुजरात के गवर्नर है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं, और विजय रूपाणी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। क्लियर है। और गुजरात भारत का क्या है ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, समुद्र से लगने वाली सबसे लंबी तटीय सीमा भाई गुजरात राज्य की। क्लियर है, जो कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात, ठीक है जी। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है आज का जो कि जिसका आपने जवाब देना है भाई, रूस की संसद का नाम बताओ। भाई रूस की संसद का नाम मैंने काफ़ी बार बता रखा है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना है, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को मतलब अंत तक देखते हो ना तो दोस्तों कमेंट किया करो कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना, उस हिसाब से। और ये जो क्वेश्चन मैं डेली पूछता हूँ उसका जवाब भी दिया करो, ठीक है ना। कोई बच्चा मतलब वीडियो को देखता है परंतु उसका जवाब नहीं देता, तो जवाब जरूर दिया करो, ठीक है। क्लियर है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।